अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान, MJ TV। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट के वोट खुफिया हो या ओपन हो, इससे मुतल्लिक़ सदारती रेफरेंस की समात अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और इस बात का इम्कान है कि कल जो है ये समात मुकम्मल हो जाएगी और मुख्तसर हुक्मनामा जारी हो सकता है या फिर अपना हुक्म जो है वो महफूज कर लिया जाएगा। हुक्म क्या होगा, बल्कि सदारती रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से जो मशवरा मांगा गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट शायद अपनी राय का इज़हार कमरा अदालत में करे। और यही जो मामला है ये पिछले तकरीबन 3 हफ्ते से ज़ायद अरसे से सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने ज़ेर समात है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद उसकी सरबराही कर रहे हैं। आज की समात की ख़ास बात, सेनेटर रज़ा रब्बानी के दलाइल जो थे वो मुकम्मल हो गए और उन्होंने अपने दलाइल में वाज़े किया कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो आइन के तहत होते हैं और वो खुफिया ही हो सकते हैं, वो ओपन बैलेट नहीं हो सकते। आपको ये बताते चले कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जावेद ने तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद अरसा सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने दलाइल पेश किए, मगर अब जो दलाइल पेश किए जा रहे हैं वो आधा घंटा दिया गया है मुख्तलिफ़ ग्रुपों को। सेनेटर रज़ा रब्बानी को जो पीपल्स पार्टी की तरफ से और ज़ाती हैसियत में भी पेश हो रहे थे, उनको तकरीबन 3 दिन मिले इस तमाम दलाइल के अमल में। और अपने दलाइल के दौरान सेनेटर रज़ा रब्बानी ने आइन और कानून का हवाला दिया और मुल्क की मारूज़ी सियासी हालात का भी जिक्र किया, जिसमें डीप स्टेट का भी जिक्र आया। तो आज के जो समात थी उसकी सबसे अहम बात जो थी वो एडवोकेट सलाहुद्दीन, जो कि सिंध हाई कोर्ट बार के सदर भी हैं और मशहूर ज़माना जस्टिस सबीउद्दीन के फर्जंद हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। एडवोकेट सलाहुद्दीन के आज के दलाइल से यूँ लग रहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान हैं वो एक मुख्तलिफ़ ज़ाविये से सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। आज तक अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुनने के बाद, बैरिस्टर खालिद जावेद के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की तरफ से एक तजस्सुस और एक इज़्तिराब किसी कैफियत महसूस हो रही थी। वो बार बार ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है और ये करप्शन को रोकने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, और इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत अख्तियार है, वो बहुत से ऐसे इक़दाम कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट को शायद ज़रूरत भी ना पड़े इस तमाम मामले में मुदाखलत करने की। और मगर आज एडवोकेट सलाहुद्दीन के दलाइल सुनने के बाद उस इज़्तिराब में एक वाज़ेह कमी देखी गई। बहुत सारे सवालात जो मुअज़्ज़िज़ जजों की तरफ से उठाए गए थे, एडवोकेट सलाहुद्दीन अहमद ने आज एक एक करके उन तमाम सवालों का जवाब दिया और अदालत उज़्मा पे ये वाज़ेह किया कि सबसे पहले तो ये रेफरेंस जो है ये सियासी नोयत का है और सुप्रीम कोर्ट को इन मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए। और इस हवाले से उन्होंने इंडिया के जो अदालतों के फ़ैसले हैं उनका हवाला दिया, अमेरिका की जजमेंट का हवाला दिया और वाज़ेह किया कि बहुत से ऐसे मामलात होते हैं कि जो कानूनी और आइनी नहीं होते, उनके बराह रास्त असर जो है वो मुल्की सियासत पर पड़ता है। और इस वक्त जो पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का किसी किस्म का फ़ैसला जो है इस सवाल पे नहीं बनता, क्योंकि ये आइनी तरमीम और आइन का मामला है जिसमें तब्दीली या तरमीम सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट का अख्तियार है। कुछ दूसरे सवालात का भी एडवोकेट सलाहुद्दीन अहमद ने बड़ा खुलकर और वाज़े तौर पे और ठोस अंदाज में जवाब दिया, जिसके बाद यूँ लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजों के पास कुछ मज़ीद सवालात नहीं हैं। ख़ासकर उन्होंने जो बात की कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, तो एडवोकेट सलाहुद्दीन अहमद ने वाज़े किया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। एक तो वो है कि जितनी तादाद पार्टी के लोगों की है उतनी ही तादाद जो है वो नौ मुंतखब जो ऐवान है उसके लोगों में भी उसी प्रोपोर्शन, उसी तनासब से जो है वो तादाद सामने आए। दूसरी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की एक किस्म वो होती है कि जो एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो कि ज़िक्र है आइन के अंदर, वो वोट जो है वो इस तरीके से उसको सिंगल वोट को एक ही पार्टी के मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों में तकसीम किया जाता है कि वो एक तनासब के साथ, मतलब पहली तरजीह ये होगी, दूसरी तरजीह ये होगी, तीसरी तरजीह ये होगी। तो उस वोट की तरतीब और प्रेफरेंस और तरजीहात का जो इस्तेमाल है वो भी एक मतनासिब नुमाइंदगी का तरीक़ाकार है। तो ज़रूरी नहीं कि उन तरजीहात का इस्तेमाल करके उसी तनासब से ईवान में लोग आएँ जिस तनासब से वो पार्टी के लोग वोट कर रहे हैं या जिस तनासब से उस पार्टी को सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल है। चूँकि ये तनासब जो है ये वोट के इस्तेमाल का तनासब है, ना कि जो सियासी जमातों की तादाद है सूबाई असम्बली में उसका तनासब है। फिर एडवोकेट सलाहुद्दीन अहमद ने यह भी वाज़ेह किया कि जो अटॉर्नी जनरल साहब 15 दिन तक दलाइल देते रहे हैं कि जनाब
ये जो सेनेट का इलेक्शन है ये आइन के तहत नहीं है, क्योंकि आइन के अंदर इसकी मशीनरी प्रोविज़न नहीं दी गई, मतलब कि इसमें तफसीलात नहीं दी गई कि इलेक्शन होगा कैसे। तो एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद का कहना था कि सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से आइन के अंदर बिल्कुल तमाम अमल जो है वो बयान कर दिया गया है, और उसमें कहा गया है कि ये मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। उन्होंने कहा कि ये बज़ाहिर तो सिर्फ 5-6 अल्फाज हैं, मगर इन 5-6 अल्फाज में वो तमाम तरीक़ाकार जो है सेनेट के इलेक्शन का वाज़े कर दिया गया है। और एडवोकेट सलाउद्दीन का ये भी कहना था कि एक तो आर्टिकल 226 जो है उसमें कहा गया है कि सेनेट का वोट जो है वो खुफिया होगा। दूसरा जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का ताल्लुक है, जिसमें आप एक उम्मीदवार को नहीं बल्कि तरजीहात की बुनियाद पे वोट देते हैं, तो जब आप तरजीहात पे अपनी बयान कर रहे होते हैं 8-9 उम्मीदवारों के ऊपर कि पहला मेरा वोट इसको, दूसरा वोट इसको, तीसरा इसको, तो उसको खुफिया रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो एडवोकेट सलाउद्दीन ने कहा कि ये खुफिया रहना इसलिए ज़रूरी होता है कि सियासत के अंदर कोई मैथमेटिकल या कोई रियाजी का सवाल नहीं होता कि जिसका जवाब जो है आखिर में हिसाब बराबर निकले, और जितनी पार्टी के मेंबरान सूबाई असम्बली में हैं उतनी तनासब से जो है वो सेनेट में भी लोग आएँ। ये सियासत है जिसमें इत्तेहादी जमातें भी होती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि एक जो अक्सरियत पार्टी है एक सूबे की वो अकेले ही अपने नुमाइंदों को सेनेट में मुंतखब करे, वो अपने जो दूसरी सियासी जमातें हैं दूसरे छोटे सूबों से हैं उनको भी नुमाइंदगी दे सकती हैं। तो इसलिए ये तवक्को करना कि सियासी जमातों की जो तादाद सूबाई असम्बली में है वही सेनेट के अंदर आनी चाहिए, वो भी गलत है। और फिर ये भी एडवोकेट सलाउद्दीन ने कहा कि जो अटॉर्नी जनरल साहब ने मिसाल दी थी कि सदर का इलेक्शन आइन के तहत होता है, और सदर के इलेक्शन के बारे में आइन में लिख दिया गया है कि उसका तरीक़ाकार क्या होगा, तो इसलिए उसका वोट भी सीक्रेट है। तो एडवोकेट सलाउद्दीन ने कहा कि सदर के इलेक्शन के लिए जो वोट सीक्रेट होता है उसका शेड्यूल के अंदर ख़ास तौर पे आइन में जिक्र है कि सदर का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट होगा। उसका आर्टिकल 226 से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसके हवाला देते हुए अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कि आर्टिकल 226 में जिन इंतखाबात का जिक्र है वो आइन के तहत होते हैं, और उनमें सदर का इलेक्शन जो है एक मिसाल है। तो और दूसरे मामलात पे भी एडवोकेट सलाउद्दीन ने तफसीली एक बहस की, और ख़ासकर उन्होंने कहा कि लफ्ज़ सीक्रेट जो है ये बहुत बड़ा मायने रखता है। और जब अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा था कि अगर 226 के तहत सेनेट के इलेक्शंस को भी अगर करार दे दिया गया कि ये आइन के तहत है, तो फिर आइन में तज़ाद आ जाएगा, क्योंकि 226 के तहत अगर ये मान लिया जाए कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो खुफिया वोट के ज़रिए होगा, तो फिर जो एक दूसरा शिक है आर्टिकल 51 है, जिसमें ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं जो कि सियासी जमातों की तरफ से फहरिस्त के बुनियाद पे जो है सामने ली जाती हैं, तो अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि फिर वो ख़वातीन और जो अक़लियतों की नशिस्तें हैं वो तो सीक्रेट बैलेट से नहीं होती, वो तो फहरिस्त मंज़र-ए-आम पे आ जाती हैं, तो फिर वो इलेक्शन जो हैं वो गैर आइनी फिर हो जाएंगे अगर हम इसको मान लें कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट होता है। तो इस पर एडवोकेट सलाउद्दीन का ये कहना था कि आइन के अंदर जब एक शिक में यह कह दिया जाए कि ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं और अक़लियतों की जो नशिस्तें हैं वो सियासी जमातों की तरफ से फराहम की गई फहरिस्त की बुनियादों पे तकसीम की जाएंगी, तो वो भी एक इलेक्शन ही तस्वर होगा, क्योंकि वो आइन का हुक्म है। तो इसलिए आइन की दो शिकों को आप तज़ाद नहीं कहेंगे। जबकि जो आर्टिकल 226 है ये बहुत 1973 के आइन में शुरू से मौजूद है, जबकि जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें लाई गई हैं सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से और माइनॉरिटी की मखसूस नशिस्तें ये 18वीं तरमीम में लाई गई है, बहुत बाद में लाई गई हैं, तो इसलिए इनमें आपस में कोई तज़ाद नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल की ये दलील कि फिर ख़वातीन और अक़लियतों की जो नशिस्तें हैं वो भी गैर आइनी हो जाएंगे अगर हम ये मान लें कि ये खुफिया है, तो फिर ख़वातीन, तो उन्होंने कहा कि लफ्ज़ जो सीक्रेट बैलेट है आइन के आर्टिकल 226 में, अगर उसमें से सीक्रेट निकाल भी दिया जाए तो वो फिर भी बैलेट तो रहेगा, और ख़वातीन की नशिस्तों में तो बैलेट होता ही नहीं है, वो तो फहरिस्तों में होता है। तो फिर भी अटॉर्नी जनरल साहब ये कहेंगे कि देखें जी इसमें तो बैलेट है और उसमें नहीं है, तो इसमें तज़ाद नहीं है बुनियादी तौर पे। उसमें 226 का जो हवाला दिया जा रहा है अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से कि उसके तहत फिर ख़वातीन के और अक़लियतों के इलेक्शन भी जो है वो सीक्रेट होने चाहिए, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आइन में वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि ख़वातीन और अक़लियतों के लिए जो इलेक्शन सेनेट के लिए होगा वो सियासी जमातों की तरफ से फराहम करदा फहरिस्त के मुताबिक होगा, जबकि जो दूसरी सेनेट का इलेक्शन है वो आइन के आर्टिकल 226 के तहत जो है वो खुफिया वोट के ज़रिए होगा। फिर एडवोकेट सलाउद्दीन ने यह भी वाज़े किया
कि सियासत में अंदर जो है वो अलाइंसेस बनती हैं, इत्तेहाद बनते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पॉलिटिक्स होती है, और ये सियासी मामला है, ये सियासी पॉलिसी का मैटर है। खुफिया वोट के फ़ायदे भी हैं, खुफिया वोट के नुकसान भी हैं, इसी तरह ओपन बैलेट के फ़ायदे भी हैं, ओपन बैलेट के नुकसान भी हैं। और उन्होंने बहुत से ममालिक का हवाला दिया जहाँ पे खुफिया वोट भी है, ओपन बैलेट भी है, मगर ज़्यादातर ममालिक में खुफिया वोट के हवाले से जो फ़ैसले किए गए हैं उसमें उन ममालिक की अदालतों ने यह तय किया है कि जो खुफिया वोट है वो आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसका एहतराम करना बहुत ज़रूरी है, उसको सीक्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं हो सकता कि उसकी सीक्रेसी जो है पोलिंग वाले दिन के लिए हो और बाद में ना हो। एडवोकेट सलाउद्दीन का ये कहना था कि अगर हम वोट को खुफिया नहीं रखते तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि जो हुकूमत वक्त होती है उसका वोट देने वालों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव होता है। वो हुकूमत होती है, इदारे होते हैं, पुलिस उनके कंट्रोल में होती है, तो इसलिए वो आज़ादाना तौर पे ओपन बैलेट के ज़रिए वोट नहीं दे सकते या शो ऑफ वोट। वो जो भी वोट देंगे वो इस डर और खौफ से देंगे कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट दे रहे हैं। तो इसलिए ओपन बैलेट जो है उसका नुकसान ये है कि फिर वो आज़ादाना तौर पे वोट नहीं दे सकते। फिर दूसरी एडवोकेट सलाउद्दीन ने ये बात भी की कि जो सीक्रेसी होती है बैलेट की वो एब्सोल्यूट होती है, वो हतमी होती है, कि जिस शख्स को ये खौफ या ख़दशा हो कि मैं वोट डालते वक्त तो पता नहीं चलेगा लेकिन बाद में कोई भी शख्स मेरे वोट को देख सकता है, तो वो भी फिर खौफ और ख़दशे की सूरत हाल में अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करेगा। जो किसी सूरत भी जो है वो वोट के जो रिस्पेक्ट है, जो डिग्निटी है, जो उसका तकद्दुस है, वो उससे बरकरार नहीं रह सकता। तो एडवोकेट सलाउद्दीन से आज बड़े ही ज़बरदस्त दलाइल दिए और बहुत सारे जजों के जो सवालात पहले उठते रहे उन सब को एक एक करके एडवोकेट सलाउद्दीन ने उनका जवाब दिया। और आज यूँ लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस और ख़ासकर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एक मौके पे ये भी कहा कि हम तो इन पॉलिसी के मैटर्स में नहीं पढ़ते और ये पॉलिसी बनाना तो हुकूमत का काम है, हमने तो सिर्फ इतना जवाब देना है कि ये जो आइन का आर्टिकल 226 है जिसमें खुफिया इलेक्शंस या खुफिया वोटिंग का जिक्र है, क्या वो सेनेट के लिए भी है या नहीं। तो अब लग ये रहा था कि मोअज़्ज़ज़ जजेस और ख़ास तौर पे जस्टिस एजाज़ुल एहसन भी जो हैं वो काफ़ी हद तक लग रहा था कि वो मुतमईन हैं एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद के दलाइल से भी। और इस बात का इम्कान है कि कल जब ये समाअत मुकम्मल होगी तो सुप्रीम कोर्ट अपनी राय का इज़हार ज़रूर करेगी। और राय का इज़हार ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं वो आइन के तहत ही होते हैं, और आइन के तहत होने से मुराद ये है कि जो खुफिया बैलेट का जो निज़ाम चल रहा है उसको अगर किसी ने तब्दील करना है तो उसके लिए आइन में तरमीम चाहिए, कानून में तरमीम या ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। तो कल इस बात का इम्कान है कि मुख्तसर हुक्म भी जारी हो सकता है, फ़ैसला महफूज भी हो सकता है। मगर हमने देखा कि सिंध हाई कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट थे एडवोकेट सलाउद्दीन, उनके आज के दलाइल ने बाज़ाहिर जो है सूरत हाल को यकसर तब्दील किया। और इससे पहले सेनेटर रज़ा रबानी के दलाइल भी बड़े ही मुदल्लल थे और बहुत बाअसर थे, उन्होंने भी सूरत हाल को काफ़ी वाज़ेह कर दिया था। और एडवोकेट सलाउद्दीन ने ख़ास तौर पे ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये मैंडेट नहीं है कि वो ये मालूम करे कि किसी अमल से करप्शन होती है या नहीं होती, बल्कि एडवोकेट सलाउद्दीन ने तो एक मौके पे ये भी कहा कि जनाब खुफिया बैलेट की बजाय जो ओपन बैलेट होता है उसमें भी करप्शन होती है, और उसमें करप्शन ऐसे होती है कि खौफ और ख़दशात की वजह से और ब्लैकमेलिंग की वजह से जो वोट डाला जाता है वो भी एक करप्शन है। और इसी तरह खुफिया बैलेट में भी करप्शन हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये मामलात जो पॉलिसी लेवल के मैटर्स हैं, ये सियासतदानों के मैटर्स हैं, और इसके फ़वाइद और नुकसानात पे जिस तरीके की बहस जो है वो पार्लियामेंट के अंदर हो सकती है, मुख्तलिफ जमातों के दरमियान हो सकती है, वो बहस सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट के अंदर जो है बकौल एडवोकेट सलाउद्दीन के उस वीडियो के ऊपर भी खुल के बहस हो सकती है जो अब सामने आई है, मुख्तलिफ लोग जो है पैसे ले रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट जब वीडियो का जो है उसको हवाला भी नहीं दे सकती, कानून और आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है उसका हवाला भी नहीं और रेफरेंस भी नहीं दे सकती कि कोई ऐसी वीडियो आई है। इसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की एक जजमेंट है कि कोई भी वीडियो जो है किसी भी अदालत के सामने उसको बतौर सबूत पेश करने के लिए उसका ख़ास मयार होना चाहिए, और कोई भी अदालत किसी ऐसी वीडियो का उस वक्त तक नोटिस नहीं ले सकती जब तक वो शहादतों या सबूत के ख़ास मयार पे पूरा ना उतरे।
तो एडवोकेट सलाउद्दीन का कहना था कि पार्लियामेंट जो है वो बेहतरीन जगह है इस तरह के मामलात को डिस्कस करने का। ये सारे पॉलिसी मैटर्स हैं कि सीक्रेट होनी चाहिए वोट या नहीं होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी आइनी और कानूनी हदूद के बायस जो है खुलकर वो बहस नहीं कर सकती जो पार्लियामेंट में हो सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इन मामलात से दूर रहना चाहिए, और जो हुकूमत वक्त हैं वो सुप्रीम कोर्ट को पहले भी जो है वो कोशिश करती रही है सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात में इस्तेमाल करने की, और अब भी जो है ये एक तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट को इन सियासी मामलात में घसीटा जा रहा है और उनको अपने फ़ायदे के लिए, सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो एडवोकेट सलाउद्दीन के जो आज दलाइल सुन के एक ख्याल आ रहा था कि अगर ये दलाइल सुप्रीम कोर्ट जो है 15 दिन अटॉर्नी जनरल को सुन के फिर उसके बाद जो जज्बाती हो के जो इलेक्शन कमीशन के साथ किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उनको इस तरह कटारे में खड़ा करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, एक अहदेदार को, उनको मुख्तलिफ तजावीज़ जो दी, और फिर 2 दफ़ा उनके इजलास करवाए गए और पूछा गया कि आप बताएं कि बैलेट पेपर पर नंबर शुमार क्यों नहीं डाल सकते। ये सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़ती अगर ये सब दलाइल पहले हो जाते। और ये एडवोकेट सलाउद्दीन सिंध हाई कोर्ट बार को नुमाइंदगी कर रहे थे, और ये वो वकील हैं जिनकी अटॉर्नी जनरल ने मुखालफत की थी और कहा था कि सिंध हाई कोर्ट बार को क्यों टाइम दे रहे हैं, मतलब इनका क्या ताल्लुक़ है वकला की तंजीमों का। आपने फेडरेशन को सुना और आपने जो है वो एडवोकेट जनरल्स को सुना, तो इनको आप सुने ही ना। ये अटॉर्नी जनरल मुखालफत कर रहे थे एडवोकेट सलाउद्दीन की, और आज जब एडवोकेट सलाउद्दीन ने दलाइल दिए तो ये वाज़ेह हो गया कि एडवोकेट सलाउद्दीन का आधा घंटा जो था वो अटॉर्नी जनरल के 15 दिनों के दलाइल पे भारी था, और कोर्ट का माहौल जो है वो यकसर तब्दील हो चुका था। और अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये सारी सूरत हाल जो है मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ना देखने को मिलती अगर एडवोकेट सलाउद्दीन को पहले सुन लिया जाता, या फिर कम से कम इलेक्शन कमीशन को मौका दिया जाता। और अभी भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिर्फ तहरीरी जवाब आए हैं, 2 दफ़ा आए, और वो जवाब ही है कि आइन में तरमीम की ज़रूरत है और हम आइन के तहत ही इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। अभी तक उनके वकील को बाकायदा तौर पे सुना नहीं गया जैसे दूसरे वकला को सुना गया है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से फ़ारूक नाइक साहब पेश हुए, उन्होंने भी बड़े अच्छे और बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए, और ख़ासकर जब वो बता रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी में क्या फ़र्क है, जब उन्होंने जिक्र किया 2002 के जनरल मुशर्रफ के दौर के इलेक्शन का, और ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई किन हालात में गई थी, तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोक दिया और कहा कि हम उस माजी में नहीं जाना चाहते, आप अपने दलाइल का आगाज़ करें। तो एडवोकेट फ़ारूक एस नाइक जो हैं, जो साबिक़ वज़ीर कानून भी हैं, उन्होंने भी बड़े मुतल्लल अंदाज से ये वाज़े करने की कोशिश की कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये बुनियादी तौर पे वोट के इस्तेमाल की तनासुब है, ना कि वोट के इस्तेमाल के बाद जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं उनका तनासुब है। तो आज के जितने भी ये दलाइल हुए, और ख़ासकर एडवोकेट सलाउद्दीन के, इनको सुनने के बाद इस बात का एहसास होता है कि अभी भी हमारे मुल्क में ऐसे वकला हैं कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में अपनी दलील के ज़रिए जो है वो गुलेल का मुकाबला कर सकते हैं। कल मतियुल्लाह जान MJ TV आपको मज़ीद अपडेट देगा, और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपनी क्या राय देती है या क्या फ़ैसला सुनाती है। मतियुल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।